गेस्ट का जो पैनल जुड़ रहा है उनसे आपका परिचय करा देते हैं और आज हम चर्चा करेंगे। चूंकि लगातार 8 सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। ऐसे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष अग्रवाल, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, उनका रुख करते हैं। और हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़ेंगे, पंकज रस्तोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। अभिषेक सिंह संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका रुख करते हुए मनीष अग्रवाल जी, चूंकि देखिए आज जो है लोकतंत्र का ये महापर्व, जिसकी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे में जनता जो है वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका जो मुद्दा है वो लगातार यही है, डेवलपमेंट को लेकर, साथ ही विकसित भारत को लेकर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार विपक्ष कोई बहुत बड़ा नैरेटिव चुनाव में लेके आ नहीं पाया है और प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार विकसित भारत का, डेवलपमेंट का जो एजेंडा लेके चुनाव में जाना चाहते थे, आज वही एजेंडा हावी दिख रहा है। और उत्तराखंड की तो 5 सीटें पिछली बार भाजपा जीती थी, लेकिन 8 में से 3 सीटें यूपी वाली भी जीती थी और बाकी 5 सीटों में आरएलडी के साथ मुझे लग रहा है इस बार भाजपा एक अपर हैंड पे है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा नैरेटिव नहीं आ पाया जिससे कि मतदाता का उत्साह उसकी तरफ बढ़े और हमें एक नॉर्मल वोटिंग की उम्मीद लग रही है। अभी आप देखिए, जैसे वोटिंग की परसेंटेजेस इनिशियल रुझान आ रहे हैं, तो ये लग रहा है कि पिछली बार की तरह ही वोटिंग परसेंटेज रहेगी। क्योंकि अगर सरकार के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी होती है या कोई जबरदस्त बदलाव जनता चाहती है, तो वो सुबह से आपको वोटिंग परसेंटेज में झलकने लगता है। लोग एक अलग उत्साह के संग दिखते हैं। अभी ये लगता है कि सरकार का जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, विकसित भारत का एजेंडा है, जो अगले 25 साल का रोड मैप है, जनता उसी पे वोट देने जा रही है और जनता ने अपने दिमाग में ये बना लिया है कि हमें किसको कैसे आगे ले जाना है। ठीक है अभिषेक, आप एक बार जल्दी से जरा बताइए, इस वक्त मतदान केंद्रों पर किस तरह से मतदाताओं का जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है। चूंकि अब धीरे धीरे वक्त जो है वो आगे निकलता जा रहा है और उस तरह से जो मतदाता हैं वो अब क्या धीरे धीरे और ज्यादा संख्या में पहुंचना शुरू हो रहे हैं मतदान केंद्रों पर? बिल्कुल, गर्मियों के दिनों में कहा जाए तो धूप और टेम्परेचर भी बिल्कुल वैसे ही बरकरार है, लेकिन इन सब की परवाह किए बिना लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जिन सीटों पर 8 सीटों पर आज चुनाव होना है, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, कैराना और बाकी सीटों की बात की जाए तो सभी जगह पर जो मतदाता हैं वो सुबह से ही लाइनों में लगकर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ चाहे राजनीतिक दलों के लोग हों, अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से भी अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पहले मताधिकार का प्रयोग करें और फिर पेट पूजन करें। जैसा कि हमने देखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और फिर वो पेट पूजन करते हुए नजर आए। लिहाजा यही अपील और लोगों से भी की जा रही है, सुबह के वक्त ज्यादातर लोग आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दिन में धूप होगी, गर्मी ज्यादा होगी, लिहाजा परेशानी होगी लोगों को। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है कि उन्हें निर्वाचन आयोग की तरफ से जाकर अगर जरूरत पड़े तो उन्हें घर से लाने की भी व्यवस्था की जाए। और ऐसे ही पूरे 8 सीटों पर अगर बात की जाए रुझानों की, तो अब तक वोट प्रतिशत लगातार जिस तरह की भीड़ है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये भीड़ अगले 2-3 घंटे तक अगर इसी तरह बरकरार रहती है तो इस बार वोट प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद होगी। बिल्कुल, चूंकि देखिए वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर प्रशासन का भी फोकस रहा, चुनाव आयोग का भी फोकस रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि इस बार वोट प्रतिशत बढ़ेंगे। पंकज रस्तोगी जी, आपके पास आते हुए, चूंकि आज लोकतंत्र का ये महापर्व है और ऐसे में जिन 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उनमें से 4 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और इस बार मिशन 80 पर फोकस किया गया है। क्या उम्मीद लग रही है आपको? 2019 के चुनाव में सपा बसपा साथ में चुनाव लड़े थे और इस बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़े हैं। और इस बार जो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस की हालत बहुत पतली है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने उस चीज को देखा है। और दूसरी चीज, पूरे एनडीए की बात करें तो पूरे एनडीए को 2019 में 60% वोट मिले थे दीप्ति जी, और भारतीय जनता पार्टी को लगभग 33% वोट मिले थे। और उस समय राम मंदिर मुद्दा नहीं था, कुछ नहीं था। अब इस समय भगवान राम का प्राकट्य हो चुका है और अभी लोगों ने उनके सूर्य तिलक को भी देखा, तो जनमानस ये देख रहा है। और 68 करोड़ लोगों ने जिस तरह से राम मंदिर में
साइलेंट रूप से चंद योगदान दिया, मतलब धन धान्य से योगदान दिया, तो वो भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो साइलेंट वोटर है। और दूसरी बात, अब की तमिलनाडु में भी आज चुनाव हो रहा है, 39 सीटों पे आज चुनाव हो रहा है तमिलनाडु में, तो वो भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तमिलनाडु के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में तमिल संगम किया और तमिल के जितने धर्मगुरु हैं सबको आमंत्रित किया, लगभग 1500 से 2500 धर्मगुरु काशी आए थे और उससे इंटरेक्शन किया, तो ये भी वहाँ की जनमानस जनता देख रही है। अब की साउथ में भी जो 131 सीटें, लगभग 130 सीटें आती हैं, उसमें भी कमल खिलने की पुरजोर संभावना है। और रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने रैलियों का अंबार लगा दिया, अभी तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी कोई रैली नहीं कर पाए ढंग की, कुछ नहीं, कोई जनसभाएं नहीं कर पाए। और जिस तरह से उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रैलियां की और प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने जिस तरह से रैलियों की बाढ़ लगा दी है, तो इन सब चीजों को जनता देख रही है और वो जनता से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ तो डायरेक्ट कहते हैं कि क्या आप गुंडाराज चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये सब चीजें जनमानस देख रहा है। तो ये, और उन्होंने जिस तरह से सुशासन और भयमुक्त शासन का राज दिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से योजनाओं को जनमानस के बीच में डिलीवर किया है, वो बहुत मायने रखता है। कि जो हम देंगे ये अलग बात है, आपने 10 साल में डिलीवर किया, प्रधानमंत्री ने सारी योजनाओं को 10 साल में डिलीवर किया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जनमानस में उत्साह है। और देखिए, वरुण गांधी का टिकट कट गया और वहां से जितिन प्रसाद, जो कि शाहजहांपुर के, जो उधर ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में आपके PWD मंत्री हैं, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से जनमानस में उत्साह दिख रहा है, जिस तरह से आपके यहाँ अभी दिखाया जा रहा है कि पब्लिक की भीड़ सुबह से जुटी हुई है, 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है, तो ये निश्चित मान के चलिए वोटिंग परसेंटेज अब की ज्यादा रहेगा। पिछली बार 60% एनडीए को वोट मिला था, तो हम लोगों का मानना है कि इस बार 70 से 75% एनडीए के पक्ष में मतदान होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो 80 में 80 का मिशन है उत्तर प्रदेश सरकार का या प्रधानमंत्री मोदी का, वो भी निश्चित रूप से सफल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष धराशायी है, उसकी कोई योजनाएं नहीं है, कोई किस तरह का वो नहीं है। खाली टीवी चैनलों पे आके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें करने से नहीं होता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मविश्वास से लबरेज है और उन्होंने कहा है कि हमारा तीसरा कार्यकाल और जबरदस्त होगा और भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होगा, तो ये एक प्रधानमंत्री के आत्मविश्वास को दर्शाता है। ये निश्चित मान के चलिए। तो ये सब चीजें, और दूसरी बात, एक बात और मान के चलिए, जो बेरोजगारी का ये लोग मुद्दा उठाते हैं, सिर्फ सरकारी सर्विस से ही बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। जिस तरह से 55 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिले, तो क्या वो रोजगार नहीं है? इन सब मुद्दों को जनता देख रही है, उसी को लेकर वोटिंग हो रही है। अब ये तो जनता जनार्दन है, वो शाम को ही क्लियर होगा कि जनता का मूड किस ओर था। ठीक है, चलिए आप लोगों के पास लौटूंगी मैं, बने रहिए आप हमारे साथ। और पीलीभीत आपको लिए चलते हैं, वहां पर हमारी संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, मतदाताओं से बातचीत की है, किस तरह का उत्साह उनमें है, देखिए उनकी रिपोर्ट। फिलहाल हम मौजूद हैं पीलीभीत में और यहाँ पर जो लोकतंत्र का महापर्व है वो बखूबी मनाया जा रहा है, क्योंकि आज पीलीभीत की जनता अपना उम्मीदवार चुनने के लिए मतदान करने के लिए पहुंची है। ये लंबी कतारें आप देख सकते हैं यहाँ पर मतदान केंद्र के बाहर लगी हुई है। लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार और पार्टी को वोट करने के लिए पहुंचे हैं। बातचीत करते हैं इनसे कि किन मुद्दों को लेकर 2024 के चुनावों में ये मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और जीतने वाले उम्मीदवार से क्या कुछ उम्मीदें रखेंगे और पिछले 5 साल में क्या कुछ काम हुए हैं। एक एक करके बातचीत करते हैं। सर, अब मतदान करने आए हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी और किन उम्मीदों को लेकर आप इस बार मतदान करेंगे? सेल्फ के हम लोग अधिकारों के लिए सुरक्षित करने के लिए मतदान करेंगे। राष्ट्रहित तो सर्वोपरि है ही, लेकिन हमारे स्वयं के अधिकार जो है वो सुरक्षित रहे, ये सबसे बड़ी चीज है जी। क्या कुछ मुद्दे हैं सर जिनको लेकर आज आप मतदान करने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। चलिए कोई बात नहीं, और लोगों से बातचीत करते हैं। कि सर, आप क्या कहना चाहेंगे, पिछले 5 साल में क्या कुछ काम हुए हैं और आगे आने वाली सरकार से या उम्मीदवार से क्या उम्मीदें रखते हैं? आने यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। यहाँ के लोग ज़्यादा कर बाहरी काम करने जाते हैं, कुछ है ही नहीं ऐसा जो यहाँ आदमी बच के काम कर सके। कोई ऐसा हो यहाँ का आदमी यहीं खुद काम रोजगार मिल सके, लेकिन यहाँ रोजगार नहीं मिलता। यहाँ तो ज़्यादा कर आदमी बाहरी काम करने जाता है या ठेले वाले वगैरह। तो देखिए, पीलीभीत की जनता बता रही है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा पीलीभीत में निकलकर सामने आ रहा है। और भी लोगों से अभी बातचीत करते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आज आप मतदान करने के लिए? यही कहना चाहते हैं जो कह रहे हैं हमारे भाई।
बस रोजगार है आपके लिए भी मुद्दा है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा मुद्दा है जी, तो देखिए महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं और एक कतार इस साइड पे आप देख सकते हैं कि महिलाओं की भी लगनी शुरू हो गई है। इनसे भी अगर बातचीत करें कि महिलाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार चुनावों को लेकर और किस उम्मीदवार पर अपनी उम्मीद जताती हुई महिलाएं यहाँ पर वोट देने आई हैं। माता जी, किन उम्मीदों के साथ यहाँ पर पहुंची हैं और किन मुद्दों को लेकर आज मतदान करेंगे? राशन भी मिल रहा है, हर सुविधा मिल रही है इनसे। तो देखिए ये यहाँ पर लोगों का कहना है, पीलीभीत की जनता बहुत ज़्यादा जागरूकता के साथ यहाँ पर अपना मतदान करने के लिए पहुँच चुकी है और 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा और अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए लोग 6 बजे तक मतदान करेंगे। जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, टक्कर की फाइट है भारतीय जनता पार्टी के जितिन प्रसाद और इंडिया अलायंस या फिर बीएसपी के उम्मीदवारों के बीच में। क्या कुछ होता है, पीलीभीत की जनता किसको चुनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, पीलीभीत, यूपी। तो लोकतंत्र के महापर्व का आज से आगाज जो है वो हो चुका है। ऐसे में पीलीभीत में सपा प्रत्याशी जो हैं उनसे हमारी संवाददाता मेहंदी गर्ग ने खास बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवंत सरन गंगवार। सर, आपके सामने जितिन प्रसाद खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, कितना बड़ा मुकाबला समझते हैं आप उन्हें? ऐसा वो बड़े आदमी हैं, राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी जीते और पीलीभीत में सामान्य लोग ज़्यादा रहते हैं। मैं सामान्य आदमी, इसलिए मेरे साथ में लोग और जनता ही ये चुनाव लड़ रही है, नेता नहीं लड़ रहे हैं और जनता मुझे जिता रही है। जी सर, इंडिया अलायंस है, आप कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ एजेंडा लेकर चल रहे हैं इंडिया अलायंस पूरा पीलीभीत को लेकर? और इसी बीच पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको हम सुनवाते हैं। रहना नहीं चाहिए जो मतदान के बिना रहे। एक सशक्त भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, सैनिकों के मनोबल के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, मातृशक्ति की सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए और देश के विकास के लिए, दुनिया के अंदर भारत का परचम फहरे, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने। तो हम सब लोगों ने आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबको मतदान करना है। मैं सबसे अपील करता हूँ। मतदान के बाद आपने जलपान भी किया, वो मैं पूरे प्रदेश के अंदर लगातार सभाओं में गया, लगातार जनसंवाद किया। मैंने लगातार कहा था कि पहले मतदान करना है फिर जलपान करना है, वही मैंने स्वयं भी किया है। मैं सबसे अभी भी अनुरोध करता हूँ कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। तो आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। उन्होंने एक बार फिर से प्रदेश की जनता से, देश की जनता से ये अपील की है कि पहले मतदान फिर जलपान, स्वयं वो भी इसका जो है पालन करते हुए नजर आए हैं। और एक बार फिर से मैं अपने गेस्टों की तरफ आगे बढ़ूंगी, चूंकि लगातार हमारे साथ जो पूरा पैनल मौजूद है उनसे चर्चा करेंगे। मनीष अग्रवाल जी, आपके पास आते हुए, चूंकि जिस तरह से अभी आपने सुना पीलीभीत में जो सपा के प्रत्याशी हैं भगवंत शरण, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि वो एक सामान्य जीवन जीते हैं और जो पीलीभीत की जनता है वो सामान्य है, ऐसे में उनकी जो जीत है वो सुनिश्चित है, उन्होंने ये दावा किया। देखिए, सपा और भाजपा सब कैंडिडेट अपनी अपनी जीत का दावा करेंगे। ये इलेक्शन है, एक प्रोसेस है। लेकिन जैसे अभी पंकज जी कह रहे थे ना, विपक्ष ने प्रचार के माध्यमों का इतना इस्तेमाल नहीं करा, कोई रैली नहीं, कोई रोड शो नहीं, लोगों से जुड़ना नहीं। जनता ये चाहती है कि हमारे नेता शीर्ष नेतृत्व हमसे जुड़े रहे और हमें ये बताते रहे कि उन्होंने क्या अच्छा करा है, क्या नहीं करा है। जैसे आपने देखा होगा भाजपा का घोषणा पत्र आया तो गारंटी के बाद भी मोदी की गारंटी, जो चीजें जो वादे लोगों से करे गए थे वो उन तक पहुंचाए गए हैं और जो अभी पूरे नहीं हुए वो आगे कैसे पूरे होंगे। जैसे उज्ज्वला गैस योजना में लोगों तक सिलेंडर पहुंचाए गए, अब वो सैचुरेशन पॉइंट पे जब योजना पहुंच रही थी तो इस बार ये वादा है कि पीएनजी पहुंचाई जाएगी। पाइप नेचुरल गैस जो है ये नॉर्मल सिलेंडर से 30% सस्ती पड़ती है। तो ये भी कुछ ऐसे उपाय हैं, जब आप अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए इन कीमतों को कम नहीं कर सकते तो आप ऐसे संसाधनों का प्रयोग करते हैं कि लोगों के पास वो चीजें सस्ते दामों में पहुंचे। पीलीभीत में भाजपा हमेशा जीतती आई है और मुझे लगता है इन 8 सीटों में जो 3 जीती थी, इस बार इसका रिजल्ट और बेहतर होगा, क्योंकि जब तक वो योजनाएं पहुंच रही है जो सरकार बोल रही थी, कुछ पहुंच चुकी है। जैसे अभी पंकज जी कह रहे थे कि नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता। आप देखिए बिहार में उन्होंने कहा है कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। बिहार की जनसंख्या 11 करोड़ है, वहां कुल सरकारी नौकरियां ही 20 लाख है। तो कैसे वो चीजें आप देंगे, ये आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि हम कैसे देंगे। इस बार जो इन्होंने बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख रुपए का लोन, मुद्रा योजना का 20 लाख करा है, वो एनकरेजिंग फिगर है। लोगों को स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करा जा रहा है।
तो आपको पब्लिक के पास ऐसे आयाम लेके जाना पड़ेंगे जो उनकी समझ में आए और उन्हें लगे कि हाँ ये चीजें इतनी हुई हैं तो हो सकती है। राम मंदिर का निर्माण एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको बीजेपी ने पूरा करा है और जनता ये देख रही है कि इतने पुराने मुद्दे अगर हल हो सकते हैं तो आगे ये पार्टी में उनका विश्वास बढ़ता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है, ये उन चीजों को करेंगे। पंकज जी अभी बता रहे थे, वाकई में कांग्रेस के पास इस समय यूपी में बेस लेवल पे जनाधार नहीं है। उनके पास विधायक की 1 से 2 सीटें हैं, जबकि वो इस राज्य में उन्होंने 50 साल से ज्यादा शासन करा है, यूपी में भी और देश में भी। तो जो लोअर लेवल पे वोटर है, कैडर है, वो आज इन पार्टियों के पास उपलब्ध नहीं है। इसीलिए ये रैलियों से परहेज कर रहे हैं, पब्लिक से जुड़ने में परहेज कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये दिख रहा है कि उन रैलियों में फिर जब जन सैलाब नहीं दिखेगा तो वो एक गलत तरीके की मैसेज लेके जाएगा। तो मुझे लगता है कि विपक्ष की तैयारी इस बार कमजोर है और भाजपा इसका भरपूर फायदा उठाते हुए वोट प्रतिशत भी बढ़ाएगी और अपने वोटों को भी बढ़ाएगी, क्योंकि भाजपा के पास 2 प्लस पॉइंट है। भाजपा अपने आप भी 303 सीटों पे थी, जिसमें से 224 सीटें 50% से ज्यादा मत से उन्होंने जीती थी। तो इस बार उनका पहला उद्देश्य ये है कि 272 सीटें हम 50% के मत से ज्यादा जीते, जिससे कि एक जाति विशेष का जो ध्रुवीकरण होता है उसका इम्पैक्ट चुनावों पे कम होता जाए। ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बड़ी खबर नैनीताल से आ रही, वो जरा अपने दर्शकों को बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर नैनीताल से आ रही है, जहां पर लालकुआं विधानसभा में ईवीएम मशीन जो है वो खराब हुई है और आधा दर्जन से ज्यादा ईवीएम मशीन खराब हुई है, ये जानकारी मिल पा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सहायक निर्वाचन अधिकारी ने संज्ञान लिया है इस पूरे मामले में और मशीन बदलने के बाद दोबारा से मतदान शुरू कराया गया। तो ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें नैनीताल से, जहां पर लालकुआं विधानसभा में ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी मिल पा रही है। आधा दर्जन से ज्यादा जो मशीनें हैं वो खराब बताई जा रही हैं। फिलहाल डीएम ने जो है तुरंत मामले में संज्ञान लेते हुए आधा दर्जन से जो ज्यादा ईवीएम मशीनें खराब हुई हैं उन्हें तुरंत बदलवाकर और मतदान सुचारू रूप से शुरू करवाया जा रहा है। तो ऐसे में लालकुआं विधानसभा में ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी जो है वो मिल रही है। तो आपको बता दें ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी और भी लगातार तमाम जगहों से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन सहायक निर्वाचन अधिकारी ने तुरंत मामले में संज्ञान लिया और इसे बदलने के लिए जो है दोबारा मतदान शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सपा प्रत्याशी भगवत शरण से, जो कि सपा के प्रत्याशी हैं, उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता मेहंदी गर्ग ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार। सर, आपके सामने जितिन प्रसाद खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, कितना बड़ा मुकाबला समझते हैं आप उन्हें? ऐसा वो बड़े आदमी हैं, राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी जीते और पीलीभीत में सामान्य लोग ज़्यादा रहते हैं। मैं सामान्य आदमी, इसलिए मेरे साथ में लोग और जनता ही ये चुनाव लड़ रही है, नेता नहीं लड़ रहे हैं और जनता मुझे जिता रही है। जी सर, इंडिया अलायंस है, आप कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ एजेंडा लेकर चल रहे हैं इंडिया अलायंस पूरा पीलीभीत को लेकर और उत्तर प्रदेश को लेकर? हमारा मैनिफेस्टो 27 पेज का है और उसमें मुख्यतः सबसे एक बड़ी चीज़ ये है कि ये तो किसानों का ऋण माफ़ करेंगे और महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए साल देंगे। है तो बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है, तो वो इस समय बता पाना मुश्किल है। तो सर, अगर आप जीत जाते हैं यहाँ पर, अगर जनता पर दांव लगाती है और उम्मीद जताती है, तो क्या कुछ पीलीभीत के लिए आपकी तैयारी रहेगी या क्या कुछ सोचा है आपने? ऐसा है, मैं 5 बार एमएलए और 2 बार मंत्री रहा। मैंने बहुत सारे काम जो पब्लिक के हित में हैं वो काम किए हैं आज तक, और मेरा नवाबगंज का विधानसभा था और वहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी विधानसभा के रूप में आज प्रस्तुत है। तो पीलीभीत भी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ काम होंगे, जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या आप अपनी जीत की उम्मीदें लेकर बैठे हैं और अगर जीतते हैं तो बहुमत से जीतेंगे या फिर टक्कर का कंपटीशन समझ रहे हैं? ऐसा है, पब्लिक खुल के कह रही भगवत जीत गए, तो जीतना तो है ही है, वही वोट देगी तो जीतना भी है और जितिन प्रसाद जी की जमानत जब्त हो जाएगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो पीलीभीत से हैं। उन्होंने एक उम्मीद जताई है और एक भरोसा जताया है कि पीलीभीत की जनता उनको वोट करेगी और आगे वो क्या कुछ करने वाले हैं पीलीभीत के लिए, वो भी जानकारी उन्होंने दी। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मेहंदी गर्ग।
और अब आपको सीधे लिए चलते हैं कैराना, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर वहां के डीएम से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। सुनिए। कैराना लोकसभा क्षेत्र में मतदान लगातार जारी है। खुद जनपद के जिलाधिकारी व एसपी मतदान केंद्रों पर जाकर जो है मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जनपद के जिलाधिकारी। सर, कैसा चल रहा है मतदान? मतदान हमारे जनपद में सभी जगह सुचारू रूप से चल रहा है, पीसफुल हो रहा है। तो मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कुछ अपील की जा रही है प्रशासन की ओर से? मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपील भी हमने कल की थी और अन्य कई माध्यमों से हमने लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की है। लगभग 2 हफ्ते से हमारा एक स्वीप के अंतर्गत भी मतदाता जागरूकता कैंपेन चला था और हम उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक लोग अपने घर से निकलकर अपने वोटिंग राइट का यूज़ करेंगे। सर, अभी समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है कि मतदाताओं को रोका जा रहा है जनपद में, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है। 1-2 कुछ ट्वीट आए थे और उसमें भी संबंधित सेक्टर और पीठासीन दोनों से इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कराया गया, तो दोनों जगह हमने पाया कि सब लोग अपना फ्रीली अपने राइट टू वोट को यूज़ कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये थे जनपद के जिलाधिकारी, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी हैं जनपद शामली के, और जो समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया था उसको पूरी तरह नकारते हुए मतदान जो है बदस्तूर जारी है, दावा किया जा रहा है। वरुण पवार, इंडिया न्यूज, कैराना। चर्चा के लिए हमारे साथ जो पूरा पैनल मौजूद है, एक बार फिर से वहां पर रुक करते हैं। पंकज रस्तोगी जी, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए लगातार जगह जगह जो ईवीएम मशीन खराब होने की खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अब जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो कई आरोप जो है लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और हालांकि ये ऐसा जो है अक्सर देखने को चुनाव में मिलता है। देखिए, एक बात तय समझ लीजिए, जिस तरह से ईवीएम खराब हो रही है, देखिए एक चुनाव एक बहुत बड़ा महापर्व है और 55 लाख ईवीएम पूरे देश में इस्तेमाल होंगी। और जिस तरह से अभी कल मुख्य चुनाव आयुक्त रणदीप रेणावा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी ईवीएम तैयार होती है तो उसके लिए पूरे इंतजाम है और बहुत जल्द उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा। इस तरह की पुरजोर व्यवस्था जो है चुनाव आयोग ने कर रखी है, भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग ने, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और दीप्ति जी, अभी मैं भगवंत शरण जो गंगवार है, जो वहां से पीलीभीत से प्रत्याशी है, मैं उनका बयान सुन रहा था, तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए जितिन प्रसाद जमीनी नेता हैं, वो राजघराने से जरूर जुड़े हुए हैं। लेकिन वो तो खुद को जमीनी नेता बता रहे हैं, वो कह रहे सामान्य हूं मैं और यहाँ पर सामान्य जनता है। सीटें जिताई थी। और दूसरी चीज, वहाँ जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री मोदी की रैली में वरुण गांधी दिखाई नहीं दिए, उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ, लेकिन वो हर समय अपनी सरकार के प्रति टिप्पणी करते रहे। और जिस तरह से जितिन प्रसाद ने अपने क्षेत्र में काम करने का करके दिखाया है, जितिन प्रसाद ने पीडब्ल्यूडी विभाग में जिस तरह से कार्य किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जमीनी नेता हुए हैं, राजघराने की बात छोड़ दीजिए, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ देख रही है। अभी उन्होंने जिस तरह से कहा कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन पंकज जी, वो तो खुद को बता रहे हैं कि वो तो सामान्य जीवन जीते हैं, और उनको जितिन प्रसाद को उन्होंने कहा है कि एक वो रजवाड़ा टाइप का जो है जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं और पीलीभीत की जनता सामान्य, उन्होंने खुद को सामान्य बताया। देखिए, एक बात तय समझ लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जो है राजघराने से और गुना से चुनाव लड़ रहे हैं, घर घर जाते हैं और पब्लिक से इंटरेक्ट रहते हैं, वो भी राजघराने से हैं। तो राजघराने के लोगों को ये कहना कि नहीं वो सामान्य जीवन नहीं जी सकते हैं, जब दिया कुमारी है जो वहां पर डिप्टी सीएम बन गई है, वहां पर है आपके वहां राजस्थान में, तो ऐसे तमाम लोग हैं जो मतलब राजघराने से जुड़े रहे हैं और पब्लिक से इंटरेक्ट है। तो ये कहना कि नहीं राजघराने के लोग सामान्य जनमानस से नहीं जुड़ सकते हैं, जनता उनको क्यों जिताती है? क्योंकि वो जनमानस से जुड़ते हैं। राजघराना वो उनकी परंपरा है, राजघराने में उनका जन्म हुआ है, वो अलग मैटर है। लेकिन ये कहिए कि वो राजघराने में है और पब्लिक से नहीं इंटरेक्ट होंगे, इस तरह के बयान देने से कोई फायदा नहीं है। जनता आज की जागरूक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, मैंने पिछली बार अभी आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि 60% वोट एनडीए को मिले थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। इस बार ये मान के चलिए, इस बार राम मंदिर भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो साइलेंट वोटिंग करा रहा है, जनता देख रही है। और ये मान के चलिए इस पर जनता कोई कमेंट नहीं कर रही है, लेकिन 75% से 77% वोट निश्चित रूप से एनडीए के खाते में जाएगा। तो क्या होगा, ये मान के चलिए कि ये 400 के पार जो नारा दे रहे हैं वो 400 के पार जाएगा। और साउथ में भी आपकी कमल खिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिस तरह की न्यूज और जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है। तो ये सब चीजें देखिए, डिलीवर करना एक जनमानस को मालूम है कि 10 साल में उसे क्या मिला, और ये पूरे 60 साल में कुछ नहीं दे पाए। खाली बातें करते रहे, इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी तक, सोनिया तक, मनमोहन सिंह तक जो है गरीबी हटाओ का नारा देते रहे।
गरीबी हटी नहीं हटी। और 25 करोड़ लोगों को क्या नाम है, देखिए नरेंद्र मोदी ने जो बाहर किया है गरीबी रेखा से, और सबको आवाज दिए हैं, और अभी सबके घर में सोलर पैनल का इंतजाम हो रहा है। तो ये सब चीजें जनमानस देख रहा है। और रहा सवाल बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी, सरकारी सर्विस, सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा नहीं हो सकता कि सबको सरकारी सर्विस मिल जाए और बेरोजगारी हो जाए। ठीक है मनीष जी, आपके पास लौटूंगी मैं। पंकज जी आपके पास लौटूंगी मैं, और मनीष जी आपसे सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले चरण की जो वोटिंग है वो लगातार जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त पहले चरण की वोटिंग के लिए तमाम जो मतदाता है वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। रामपुर में 9 बजे तक 10% करीब वोटिंग जो है वो हो चुकी है। नगीना में 9 बजे तक 13.6% मतदान अभी तक हुआ है, और इसके साथ ही कैराना में 9 बजे तक 9.2% मतदान इस वक्त हो पाया है। मुरादाबाद में 9 बजे तक में 11.76% मतदान हुआ है। तो अब धीरे धीरे और भी इजाफा जो है वो होता हुआ नजर आएगा। पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, समय आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ता हुआ जाएगा। मनीष जी आपका रुख करते हुए, देखिए वोटिंग प्रतिशत तो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, लेकिन अभी पंकज जी ने जिक्र किया राम मंदिर का मुद्दा। उन्होंने बताया कि साइलेंट वोट इस बार राम मंदिर को लेकर पड़ने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो ये कहती आ रही हैं कि बीजेपी लोगों को जाति पात के नाम पर, धर्म विशेष के नाम पर लोगों को भटका रही है। जो तमाम और बेरोजगारी के मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर, गरीबी के जो मुद्दे हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, उनसे जनता का जो ध्यान है वो भटकाने की कोशिश कर रही है। देखिए, राम मंदिर का एक ऐसा मुद्दा है जो भाजपा ने, जब पहले दिन भाजपा की संरचना हुई थी, जहां से भाजपा ने पहला घोषणा पत्र बनाया था 1984 में, जब 2 सीटें आई थी, वहां से भाजपा उसको अपने घोषणा पत्र में लेके चल रही है। और आज जब वो पूरा हुआ है तो उसका क्रेडिट लेने का भी अधिकार उन्हें है। क्या विपक्ष ने उस समय इसका विरोध नहीं किया था? और मुझे लगता है विपक्ष ने एक बहुत अच्छा मौका खो दिया। जब राम जन्मभूमि का मंदिर का इनॉग्रेशन का उन्हें इनवाइट आया था, तो उन्हें जाना चाहिए था, उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, क्योंकि ये देश का मंदिर है, ये बीजेपी का मंदिर नहीं है। लेकिन उन्होंने उस विचारधारा को फॉलो नहीं करा, और उन्होंने उसको बीजेपी का मंदिर का क्रेडिट देते हुए खुद भी गए। तो जब वो खुद ही ये कह रहे हैं कि ये भाजपा का बनाया हुआ है, भाजपा का मुद्दा है, तो क्यों ना भाजपा उसका फायदा ले। दूसरे बाकी जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के और चीजों के मुद्दे हैं, युवाओं के, रोजगार के, आप इन चीजों को देखो। जब इंदिरा गांधी जी चुनाव जीत के आई थी, तो इंदिरा गांधी जी का नारा क्या था? बेरोजगारी हटाओ, इंदिरा लाओ। इस बात को 50 साल हो गए। तो अगर पार्टी 50 साल में भी उन्हीं मुद्दों पे आज जुड़ी हुई है, तो लोग उस बदलाव की उम्मीद किसी और से करते हैं। आज आप देखिए, भाजपा के घोषणा पत्र में सौर ऊर्जा की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात होती है। तो ये आज की पद्धति है जो आज के चलन में है। अगर आप 70 साल पुराने मुद्दे बार बार लेके आएंगे, और जो गरीबी आप 50-55 साल के शासन में आप मान रहे नहीं हटा पाए, तो अगले 5 साल में आप कैसे हटा दोगे? आप लोगों को फ्रीबीज का वादा करते हो, डिलीवरी कैसे होगी? आप किसानों को कहते हो एमएसपी देंगे। एमएसपी की इकोनॉमिक्स आपने स्टडी करी है कि कितना आर्थिक इंपैक्ट आएगा देश का? उससे क्या पॉसिबल है लोगों को दे पाना? हर महिला को 1 लाख रुपए देंगे, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में देखा है। तो लोग ये जानते हैं कि ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था हम हर किसान को 72,000 रुपए देंगे। भाजपा किसान को 6,000 रुपए दे रही है, लेकिन उन्होंने फिर भी 72,000 के लिए वोट नहीं करा। वो 500 रुपए महीना, 6,000 रुपए साल से संतुष्ट है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पैसा हमें मिलेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में पिछले 10 सालों में 30 लाख करोड़ लोगों के खातों पे गया है। तो लोगों का ये विश्वास बढ़ता जा रहा है कि जो ये चीजें बोलते हैं वो ये चीजें करते हैं। आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश में रिलीजियस टूरिज्म जो है एक नई ऊंचाइयों पे छू रहा है। लाखों लोग यूपी आ रहे हैं, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अयोध्या में हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, बहुत सारे 5 स्टार बन रहे हैं, टाउनशिप बन रही है। तो लोग इन चीजों को, इन विकास को देख रहे हैं कि हाँ, लोग कैसे इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। विपक्ष का बार बार ये कहना कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये वो प्रूव नहीं कर पा रहे अपने फैक्ट्स और फिगर से। सरकार की जो योजनाओं का लाभ है वो जमीनी स्तर पे लोगों को पहुंच रहा है। ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे को हल करना मुस्लिम मतदाताओं के लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल है ये,
आप देखिएगा इन चुनावों के जब रिजल्ट आएंगे, जैसा कि पिछली 19 के चुनाव में हुआ था, चलिए भाजपा ठीक जो है है मनीष जी, यादव। आपके पास में लौटूंगी और पंकज जी आपके पास में मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले जरा अपनी दर्शकों को सुनवा देते हैं। सहारनपुर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद, उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। होना है और इस समय मेरे साथ में इमरान मसूद खुद मौजूद हैं और जो अभी वोट डालने की तैयारी कर रहे हैं। परिवार के साथ आप वोट डालने जाएंगे? आप परिवार के साथ वोट डालने जाएंगे? जी 10 बजे करीब जाऊंगा। 10 बजे करीब जाएंगे। तो अभी जो है अभी चुनाव किस तरफ देख रहे हैं, कैसा चुनाव चल रहा है? चुनाव बहुत अच्छा है, चुनाव में कोई कमी नहीं है, चुनाव हमारा बहुत अच्छा है। तो दलितों का वोट कितना मिल रहा है? बहुत बढ़िया तादाद के अंदर सब जगह से वोट पड़ रहा है। और बाकी जो हिंदू वोटों की बात की जाए तो सब लोगों का यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती इस चुनाव की है कि इस चुनाव के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हुआ और सभी समाज के सभी वर्गों का वोट मिलने का काम हो रहा है। तो क्योंकि सभी समाज के सभी वर्गों का वोट मिल रहा है, तो अभी जैसे जैसे हम बात करेंगे मुस्लिम इलाके हैं, वहाँ पे जो भीड़ है अभी कम देखने को मिल रही है, किस तरह देखेंगे? नहीं, निकल जाएगी, अभी निकलना शुरू हो जाएंगे, लोग निकल जाएंगे। क्या जुमा है? जुमा का नहीं, बहुत जुमा से पहले ही वोट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये थे इमरान मसूद साहब जो ये बता रहे हैं कि जो किस तरह जो चुनाव है वो चुनाव को जो है यहाँ पे देखते हैं। सहारनपुर से चंद्रभान सिंह, इंडिया न्यूज। अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड। हरिद्वार से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनसे खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उनमें काफी जोश इस समय है और मुझे लगता है कि युवा अपने भविष्य के प्रति चिंतित है और अपना भविष्य विकसित भारत में देखता है। विकसित भारत होगा तो हमारा युवा खुश होगा, उसके चेहरे पे खुशहाली होगी, समृद्धि होगी और वो समृद्धि वो मोदी जी में देखना चाहता है। आपने भी 1 महीने तक लगभग चुनाव प्रचार किया, कितनी उम्मीद है इस बार? 100%। सभी पांचों लोकसभा भाजपा जीतेगी। ये थे हमारे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कह रहे हैं कि 5 लोकसभा सीट जीतेंगे। जो चुनाव प्रचार तकरीबन 1 महीने का रहा है यहाँ पर और लगातार चुनाव प्रचार करते रहे, उसके बाद वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का साफ तौर पर यह कहना है, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं हरिद्वार से, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो देश की जनता है वो विकसित भारत के लिए अपना वोट डालेगी और इसके साथ ही उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही और साथ ही जीत का दावा भी किया है। अब आपको सीधे लिए चलते उत्तर प्रदेश के देवबंद। वहां पर हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी ने लोगों से बातचीत की। जो मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र, उनमें किस तरह का उत्साह है, क्या कुछ मुद्दे हैं, सुनिए जरा। देवबंद का ये पोलिंग नंबर है 305। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह का गांव है और 305 पोलिंग बूथ नंबर पर मंत्री जी ने भी वोट डाले। मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे, लोकतंत्र के महापर्व है, 305 नंबर आपका पोलिंग बूथ है, यहाँ पर वोट डाला है आपने, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व पर अधिक से अधिक लोग अपने मत का प्रयोग करें और ये देश जिस प्रकार एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, उस विकसित राष्ट्र के बनाने में अगर हम सब सहयोगी हो सकते हैं तो वो सब सहयोगी तभी हो सकते हैं जब हम अपने मताधिकार का प्रयोग खुल करके करें और स्वेच्छा से करें और निर्भीक होकर के करें। और जिस प्रकार मतदाताओं के अंदर जागरूकता है, ये मेरा अपना गांव है, लेकिन मैं सुबह लगभग 4 बजे से अपने बूथ अध्यक्षों के साथ, अपने पोलिंग एजेंट्स के साथ मैं 4 बजे से एक्टिव हूं और मेरा बूथ अध्यक्ष, मेरा पोलिंग एजेंट 4 बजे बूथ पर था। तो ये मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व का ही कमाल है कि जिस पार्टी और संगठन का बूथ अध्यक्ष 4 बजे पोलिंग बूथ पर हो, उसके प्रति आप जनता का स्नेह और पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्नेह क्या हो सकता है, आप स्वयं अंदाजा लगा। हम देख रहे थे मंत्री जी सुबह से ही 6:30 बजे से ही पोलिंग बूथ पर भारी कतार। अगर देखा जाए 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उससे अलग भी एक लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही महिलाएं लाइन में लगी हैं, खाना भी नहीं बना है घरों में, ज्यादातर सुबह लाइन में 7 बजे से लग चुकी हैं। तो इस बारे में जो उत्साह आप देखने को खासकर आपकी विधानसभा के अंदर लोगों के अंदर मिल रहा है, इसके पीछे क्या आपकी रणनीति रही जिस तरीके से मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री द्वारा देश की आधी आबादी नारी शक्ति को दिए गए सम्मान के प्रति, उस सम्मान के प्रति वापसी की अभिव्यक्ति के साथ देश की नारी शक्ति और इस लोकसभा क्षेत्र की नारी शक्ति अपने प्रधानमंत्री के प्रति समर्थन देने के लिए जुटी है, निकली है। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी उस सभी मातृशक्ति को जो देश के प्रधानमंत्री के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह
पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। बूथ नंबर 305 पर उन्होंने अपना मतदान किया है परिवार के साथ। उनके भाई भी, पत्नी भी और माता भी यहाँ पर पहुंची थी। और आप लगातार देख सकते हैं पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें हैं। राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह का यह गांव है और हम बात करेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर पहुंच रहे हैं भीड़ लगातार। भैया, हम बात करेंगे जो राज्य मंत्री के भाई हैं उनसे पूछेंगे। आप यहाँ पर आए थे, कितना उत्साह लोगों में, युवा हैं आप भी, कितना उत्साह दे? बहुत उत्साह है, युवा वर्ग जो है वो बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा ले रहा है, बहुत खुशी की बात है। पूरी तरह से हम सब निश्चिंत हैं। हम सभी को पता है परिवार से कौन कौन है? हमारी माता जी, भाभी, मेरे भाई ब्रजेश जी, मैं खुद हूँ, पिताजी पहुंचने वाले हैं। हमारा पूरा परिवार, जितने भी वोट हमारे परिवार में, संपूर्ण रूप से अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ग्रामीण इंडिया न्यूज के लिए देवंश सांत्या की रिपोर्ट। और वहीं पीलीभीत में जो सपा के प्रत्याशी हैं भगवत शरण गंगवार, उनसे हमारी जो है सहयोगी ने खास बातचीत की। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। इस साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार। सर, आपके सामने जितिन प्रसाद खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, कितना बड़ा मुकाबला समझते हैं आप उन्हें? ऐसा वो बड़े आदमी हैं, राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी जीते और पीलीभीत में सामान्य लोग ज्यादा रहते हैं। मैं सामान्य आदमी, इसलिए मेरे साथ में लोग, और जनता ही ये चुनाव लड़ रही है, नेता नहीं लड़ रहे हैं, और जनता मुझे जिता रही है। जी सर, इंडिया अलायंस है, आप कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ एजेंडा लेकर चल रहा है इंडिया अलायंस पूरा पीलीभीत को लेकर और उत्तर प्रदेश को लेकर? हमारा मैनिफेस्टो 27 पेज का है और उसमें मुख्यतः सबसे एक बड़ी चीज ये है कि ये तो किसानों का ऋण माफ करेंगे और महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए साल देंगे। है तो बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है, तो वो इस समय बता पाना मुश्किल है। तो सर, अगर आप जीत जाते हैं यहाँ पर, अगर जनता आप पर दांव लगाती है और उम्मीद जताती है, तो क्या कुछ पीलीभीत के लिए आपकी तैयारी रहेगी या क्या कुछ सोचा है आपने? ऐसा है, मैं 5 बार एमएलए और 2 बार मंत्री रहा। मैंने बहुत सारे काम जो पब्लिक के हित में हैं वो काम किए हैं आज तक, और मेरा नवाबगंज का विधानसभा था और वहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी विधानसभा के रूप में आज प्रस्तुत है। तो पीलीभीत भी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ काम होंगे, जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या आप अपनी जीत की उम्मीदें लेकर बैठे हैं, और अगर जीतते हैं तो बहुमत से जीतेंगे या फिर टक्कर का कंपटीशन समझ रहे हैं? ऐसा है, पब्लिक खुल के कह रही भगवत जीत गए, तो जीतना तो है ही है, वही वोट देगी, तो जीतना भी है और जितिन प्रसाद जी की जमानत जब्त हो जाएगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो पीलीभीत से हैं। उन्होंने एक उम्मीद जताई है और एक भरोसा जताया है कि पीलीभीत की जनता उनको वोट करेगी और आगे वो क्या कुछ करने वाले हैं पीलीभीत के लिए, वो भी जानकारी उन्होंने दी। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। तो लगातार हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो मौजूद हैं, मनीष अग्रवाल जी और पंकज रस्तोगी जी। सबसे पहले पंकज रस्तोगी जी, आपके पास आते हुए, जिस तरह से पीलीभीत में इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद पर जो भरोसा जताया है, ऐसे में वरुण गांधी जो है चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर नहीं आए, नाराजगी उनकी जो है साफ तौर पर देखने को मिलती रही है। क्या ये बीजेपी के लिए आगे भारी पड़ सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, एक बात तय समझ लीजिए, जितिन प्रसाद जी को मैं जहां तक जानता हूं, जितिन प्रसाद जो है जमीनी नेता है, भले वो राजघराने से इंटरेक्ट रहते हो और वो साइलेंट काम करते हैं और जनता से जुड़े रहते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो जिम्मेदारी उनको शाहजहांपुर की दी गई थी, उन्होंने सारी विधानसभा सीटों में विजयश्री दिलाई थी, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो जनता से मिलते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं। और वरुण गांधी तो देखिए शुरू से ही अपनी सरकार पे टिप्पणी करते रहे। उनकी नाराजगी इसलिए थी कि उनको मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने उनको मंत्री नहीं बनाया, तो इस तरह के वो अपनी सरकार पे ही तमाम तरह के आक्षेप लगाते रहते थे। भाजपा सरकार की जो नीतियां होती थी उनको लेके तमाम टिप्पणियां करते रहते थे। इसीलिए देखिए वो भागते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता हूं, तो ये सब चीजें दिखाए, तो जनता भी ये सब चीजें देख रही है। और किसी को स्वयंभू नहीं समझना चाहिए कि जनता ने जब आपको जिताया था तो आप इस तरह की टिप्पणियां करिएगा, तो ये चीज नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने तमाम इस तरह की टिप्पणियां की आपके वरुण गांधी ने, और इस बार देखिए उनका टिकट कट गया और जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा गया। तो पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ सोच समझ के उनको टिकट दिया होगा, क्योंकि वो देखिए एक बहुत बड़े रणनीतिकार और जनता के मुद्दों से जुड़े रहने वाले व्यक्ति हैं।
जितिन प्रसाद, जहां तक मैं उनको जानता हूँ, तो निश्चित मान के चलिए। और प्रधानमंत्री मोदी का जो करिश्मा है और योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में सुशासन और भयमुक्त शासन का राज कायम किया है, तो जनता उसको भी देख रही है। और समाजवादी पार्टी के समय तो 700 दंगे होते थे, उसको भी लोगों ने देखा है। उसमें भगवंत मान जी क्या बोलेंगे? उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। जो दंगे हुए 700 दंगे हुए 12 से 17 में, और आज योगी सरकार 17 से कंटिन्यू चल रही है, एक दंगा नहीं हुआ। तो इस तरह अपराधी जो है स्वयं जेल जा रहे हैं, माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, चाहे कितना बड़ा माफिया हो। तो इस तरह का जो चीजें योगी जी ने किया, उसको जनमानस देख रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से जनता के लिए दिन रात सोचते रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये डिलीवर करने वाला चुनाव है। जनता ये देख रही कि 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या दिया, जनता को क्या डिलीवर किया। ठीक है पंकज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मनीष जी, आपसे सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जो कि मुजफ्फरनगर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने वोट डाल दिए हैं और इसके साथ ही हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। गांव में मौजूद हूं, जहां मुजफ्फरनगर के कुटबी जो मतदान केंद्र है उसमें जो है संजीव बालियान वोट डालने पहुंचे हैं। हम उनसे बात करने पहुंचेंगे किस तरह का मतदान चल रहा है और क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। जी डॉक्टर साहब, मतदान करने पहुंचे, किस तरह का मतदान चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अभी हरेंद्र, चलो भाई घर चलो, आप भी तुरंत घर जाइए। चलो बिल्कुल, देखिए समझा रहे हैं अब नोटों को निकलने के लिए बूथ पे भीड़ होने के कारण। जी क्या कहें डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से नरेंद्र मोदी जो आरोप लगा रहे थे आप? तो आरोप ही लगाओगे भाई, 2 महीने से लगा रहे हैं, आज भी लगाओगे, फिर हार के भी लगाओगे। राम राम। तो पूरे हार के भी लगाओगे। पूरे लोकसभा की बात की जाए, किस तरह का चुनाव आपको आ रही है, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, सब चिंता ना करो। क्या सोच के साथ लोग मतदान करते हैं? देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा हिंदुस्तान, अच्छा मुजफ्फरनगर बनाने के लिए लोग मतदान करेंगे। तो देखिए हमारे साथ में संजीव बालियान थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छे हिंदुस्तान की जो संरचना के लिए लोग हमें मतदान करें। इंडिया न्यूज के लिए मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र। तो आपने सुना, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इसके साथ ही अपने परिवार के साथ वो मतदान के लिए जो है पहुंचे हुए थे। साथ ही वहां पर जो भीड़ इकट्ठा थी उन्हें समझाते हुए भी नजर आए, क्योंकि पोलिंग बूथ पर भीड़ इकट्ठा ना हो, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने घर जाए, इस तरह से समझाते हुए नजर आए। फिलहाल अब अपने गेस्टों के पास लौटूंगी। मनीष जी, अभी आपने सुना संजीव बालियान जी जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो जो उनकी नाराजगी नजर आती है सोम बालियान से, ऐसे में क्या असर इसका देखने को मिल सकता है? देखिए, इसके लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में कोशिश करी है। अभी आप देखिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने रैली करी थी, जिसमें उन्होंने संगीत सोम जी और संगीत बालियान जी को अपने अगल बगल बैठाया था, एक मैसेज देने की कोशिश करी थी। और मुझे लगता है जब ये देश का लोकसभा का चुनाव होता है तो इसमें राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं। अभी हम लोग जैसे वरुण गांधी जी का जिक्र कर रहे थे, तो इसमें देश जो है ना स्टेबिलिटी के लिए वोट देता है। देश ये देखता है कि हमें आगे कौन ले जा सकता है, और उसमें अभी नरेंद्र मोदी जी का विकल्प कोई भी भारत में विपक्ष तैयार नहीं कर पाया है। जिस तरीके से वो जनता से जुड़ते हैं, संवाद करते हैं, अपनी योजनाओं को बताते हैं और योजनाओं को लोगों तक लेके आते हैं। आज देश को एक कठोर नेतृत्व चाहिए, क्योंकि हमें अपने बॉर्डर भी सुरक्षित रखने हैं, देश के अंदर भी विकास लाना है और बाहर भी चीजों को ले जाना है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर में काम करा है वो सराहनीय काम है। वैसा काम बहुत कम नेता कर पाते हैं। आज आप देखिए कि यूपी में दंगा नाम की चीज लोग पूछते नहीं है। कानून व्यवस्था इतने अच्छे ढंग से चल रही है कि हजारों करोड़ का निवेश आ रहा है, जो कंपनियां भारत में कभी नहीं। ठीक है, समय की कमी होने के कारण मनीष जी आपको यहाँ रोकना चाहूंगी और चर्चा में शामिल होने के लिए मनीष अग्रवाल जी, पंकज रस्तोगी जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार लोकतंत्र के इस महापर्व पर जो है तमाम मतदाता, देश की जो जनता है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।